हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं पंकज मिश्रा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपने 12th क्लास का पहला चैप्टर जो कि हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग जो मैं चैप्टर लेके आ रहा हूँ वो एक छोटा सा एक इंट्रो है, ताकि आप इस इंट्रो के ज़रिए मेरे आने वाली वीडियो में जो पहला चैप्टर है, ये मेरा इंट्रो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप इसको सुनिए और मैं आपको इतनी आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, आप कहोगे सर सच में मज़ा आ गया। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ईंटें, मनके तथा हस्तियां या अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं कि सर हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। चलिए पहले हम उसको क्लियर करते हैं। ओके बच्चा, तो चलते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सबसे पहले सबसे पहले खोजा गया शहर, सबसे पहले खोजा गया शहर था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया था क्योंकि यह सबसे पहले खोजा गया शहर था। लेकिन आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है? क्या सर हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर सिंधु नदी पे हैं? नहीं बच्चा, हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर अगर सिंधु नदी के किनारे नहीं है, अगर यही सिंधु नदी के किनारे अगर आप सोच रहे हैं कि सर सिंधु नदी यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर हैं वो तो सिंधु नदी के किनारे होने चाहिए? अगर ऐसा होता तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। तो अब जानते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए आपके सामने एक ये मुख्य नदी है। ओके बच्चा, मुख्य नदी यानी कि सिंधु नदी, और ये आप लोगों की है सहायक नदियां। बच्चा देख रहे हैं ना आप लोग, ये आप लोगों की क्या है? सहायक नदियां। यानी मुख्य नदी सिंधु नदी और बाकी नदियां क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर हैं, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर हैं, या तो वो सिंधु नदी के पास या तो उसकी सहायक नदी के पास बसे हुए हैं। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर हैं वो सब नदियों के किनारे बसे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे। लेकिन लेकिन क्या बच्चा, लेकिन ये कि इसकी मुख्य नदी क्या है? मुख्य नदी तो सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी और सहायक नदी, उसी के आसपास हड़प्पा के जितने भी शहर थे वो सब इसी नदी के किनारे बसे हुए थे। तो इसीलिए इसको बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो चीजें क्लियर हुई बच्चा? यानी हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा इसलिए क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर था, और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी क्यों? क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी और सहायक नदियों के पास जितने भी हड़प्पा सभ्यता के शहर थे वो सब सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के पास बसे हुए थे। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके बच्चा, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है। मतलब हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के उस चारों कोनों की बात करें, तो चलिए बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के चारों कोनों की, चारों दिशाओं की। उस चारों दिशाओं में कौन कौन से शहर हैं, तो चलिए बात करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद ये इसकी चारों दिशा है। ठीक है बच्चा,
आपको पता है कि ऊपर जो है वो नॉर्थ यानी उत्तर वाला दिशा है, उत्तरी दिशा है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो दक्षिण वाला यानी साउथ है। इधर बात करें तो वेस्ट यानी कि पश्चिमी है, और इधर बात करें तो ईस्ट यानी कि पूर्वी है। तो हड़प्पा सभ्यता के उसके उत्तर की दिशा में ऐसा कौन सा शहर पड़ता है? चलिए देखिए, अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में है मांदा। उत्तर में क्या है बच्चा? मांदा। और मांदा जो है वो किस में पड़ता है? तो वो मांदा जो है आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे पड़ता है बच्चा? जम्मू एंड कश्मीर में। और मांदा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो मांदा है चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के बेटा? चिनाब नदी के किनारे। ध्यान दीजिए, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तर वाली दिशा में जो शहर पड़ता है उसका नाम है मांदा, और मांदा पड़ता है जम्मू कश्मीर। और किस नदी के किनारे बच्चा? ये पड़ता है आप लोगों का चिनाब नदी के किनारे। तो हमने उत्तर पढ़ा। अब दक्षिण में देखिए, दक्षिण में जो हम लोगों का पड़ता है वो है दैमाबाद। कौन सा बेटा? दैमाबाद। और ये कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आप लोगों का महाराष्ट्र में। कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये भी किसी नदी के पास होगा। तो ये पड़ता है आप लोगों का प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चा? प्रवरा नदी के किनारे हैं। अब बात करते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम में कौन सा पड़ता है? तो पश्चिम में पड़ता है आपका सूत कांगे डोर। क्या पड़ता है बेटा? सूत कांगे ओके बच्चा, सूत कांगे डोर। और ये कहां पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है। अब ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये पाया जाता है आप लोगों के दाशक नदी के किनारे। कौन सा बेटा? दाशक नदी के किनारे। अब आते बात करते हैं पूरब की। अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में हम लोगों का पड़ता है आलमगीरपुर। क्या पड़ता है बेटा? आलमगीरपुर। और ये कहां पे, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बेटा? ये हिंडन नदी के किनारे है। और ये पड़ता है मेरठ में। कहां पे पड़ता है बेटा जी? मेरठ में। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है बच्चा? तो उसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि उसकी मुख्य नदी क्या है बेटा? सिंधु नदी, और उसकी सहायक नदी सिंधु नदी और सहायक नदी, और उसके आसपास के जितने भी हड़प्पाई शहर थे वो सब सिंधु नदी और सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो ये चीज मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है कि जब हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूरब में ये भी तो राज्य थे। तो कौन कौन से शहर थे बच्चा? अगर बात करूं मैं तो उत्तर में पड़ता है मांदा। कहां पे पड़ता है? मांदा। जबकि कहां पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। तो किसी नदी के किनारे तो होगा ना। तो ये नदी कौन सी थी? तो ये नदी थी चिनाब नदी। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सी नदी है? दैमाबाद। ये कहां पे? महाराष्ट्र के परवरा नदी के किनारे। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो बच्चा पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में पड़ता है सूत कांगे डोर, जो कि कहां? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और नदी क्या है? दाशक नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं पूरब की। तो पूरब में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पर है? तो ये मेरठ के और हिंडन नदी के किनारे है। तो मुझे लगता होगा आपको एक छोटी सी चीज है जो कि इजीली समझ में आ गया होगा। आगे देखिए। ओके बच्चा, तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस पूरे इंट्रोडक्शन को, ताकि मैं इस इंट्रोडक्शन के जरिए आप लोगों को बड़े आसानी से क्लियर करके आपको पढ़ा सकूं। तो चैप्टर क्या है बेटा? ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग अपना इस इंट्रो को बिल्कुल अच्छे तरीके से आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। तो चलिए देखिए, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, पहले ये बेसिक फैक्ट्स हैं। तो बेसिक फैक्ट्स को हम लोग एक एक करके लाइन टू लाइन समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो बात करता है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता।
तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जानकारी किसी से तो मिलेगी ना बेटा, किससे मिलेगी? तो देखिए साफ लिखा हुआ है, जो उसकी मोहरे यानी हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी जानकारी है वो हम लोगों को मोहरे से मिली है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जानकारी हमको मोहरों से मिलती है। लेकिन मोहरे बने किससे थे? तो देखिए मोहरे जो हैं वो बने थे सेलखड़ी नामक पत्थर से। किससे बने थे? सेलखड़ी नामक पत्थर से। क्या बताया मैंने कि हड़प्पा सभ्यता की सभी जानकारी जो है वो हम लोगों को मोहरों से पता चलता है। किससे पता चलता है बेटा? मोहरों से। और मोहरे किससे बने हुए हैं? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए हैं। इतना क्लियर हो गया। अब पक्की बात है कि सर जब सेलखड़ी नामक पत्थर से बने हैं तो मोहरों पर लिपि भी तो है, यानी मोहरों पर क्या लिपि है जिससे हमें हड़प्पा की जानकारी का पता चलता है। तो वो लिपि जो है ना, वो जो चिन्ह है ना, वो ऐसे चिन्ह है जिसे अभी तक पढ़ा ही नहीं गया बेटा, उसे अभी तक नहीं पढ़ा गया। यानी मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि सर हड़प्पा सभ्यता की, ध्यान से सुनिए, हड़प्पा सभ्यता की सभी जानकारी हमें मोहरों से पता चलती है। अब मोहरे जो हैं वो किससे बनाए गए हैं? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए हैं। और इसमें जो लिपि लिखी गई है ना वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इतना क्लियर है? आगे देखिए। उसके बाद आता है आप लोगों के सामने दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद ठीक है सर, समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन इसका जो समय है, इसका जो काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो समय था वो 2600 बीसी से लेकर के यानी ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया। अब जब निर्धारित किया गया तो इसके सेंटर भी होंगे, इसके प्रमुख शहर भी होंगे। तो इसके प्रमुख शहर को देखिए, यानी इस सभ्यता का प्रमुख शहर क्या है? हड़प्पा, जो कि सबसे पहले खोजा गया था। मोहनजोदड़ो, जो कि नियोजित और सबसे महत्वपूर्ण शहर माना गया था। लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, ये सब आदि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हैं। लेकिन यही शहर नहीं, ऐसे कई आपको शहर जो हैं वो इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में। सर पूर्व में, चलिए कैसे? ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए कि ये है हड़प्पा, ओके। अब हड़प्पा को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। तो एक जो इलाका पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? पूरब का। कौन सा कहते हैं बेटा? एक इलाका जो होता है वो पूरब का इलाका होता है और एक इलाका पश्चिम का होता है। ध्यान दीजिए, तो जो पूरब का जो इलाका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उससे दुर्ग बोला जाता है। और जो पश्चिम वाला इलाका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निचला शहर बोलते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि हड़प्पा है, हड़प्पा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक भाग पूरब में पड़ता है, एक भाग पश्चिम में पड़ता है। जो पूरब में पड़ता है उसे दुर्ग कहा जाता है, जो पश्चिम में पड़ता है उसे निचला शहर कहा जाता है। तो यही चीज बोला गया इसमें। क्या बोला गया बेटा? कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरब है, जो पूरब की बस्तियां हैं वो कैसी हैं? छोटी होती हैं। जब छोटी होती हैं तो कार्य भी होता होगा। कार्य क्या होता था बेटा? तो इसमें जो कार्य बताया गया, एक तरफ था कृषि, ठीक है, और दूसरी तरफ था पशुपालन। इतना क्लियर है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक भाग जो पूरब में पड़ता था वो छोटा था जिसे दुर्ग कहा जाता था। इतना क्लियर है? और वहां पे क्या काम होते थे? तो वहां के लोग कृषि करते थे, वहां के लोग पशुओं को पालते थे। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट। अब एक बात बताइए बेटा, जब आपको पता है कि सर खेती करते थे तो खेती में सिंचाई की भी जरूरत होगी, तो सिंचाई में नहर के पानी का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पाई जो लोग होते थे वो लोग इस नहर का प्रयोग करते थे। और नहर का प्रयोग कहां पे? सिंचाई जो है नहर से किया जाता था। तो ये हमें अफगानिस्तान के शोरतुघई नामक पुरा स्थल से मिला है। यानी हड़प्पाई लोग क्या करते थे? खेती करते थे, पशु पालते थे। जब खेती करते थे, पशु पालते थे, तो खेती करने के लिए सिंचाई भी करेंगे ना, तो सिंचाई के लिए वो क्या करते थे? तो नहर का प्रयोग करते थे। उस नहर का भी हमें साक्ष्य कहां पे मिला? अफगानिस्तान के शोरतुघई नामक में। ठीक है, बस मैं कहूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं सुनते रहिए बहुत आसानी से। इस इंट्रो को अगर आपने समझ लिया तो मेरी जो अगली वीडियो है ना, कसम से जबरदस्त मजा आ जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो बात आती है अगला कि
सर ये तो हमें पता चल गया कि सर क्लियर पता चल गया कि शोरतुगही में नहर का प्रयोग होता था जो सिंचाई के लिए किया जाता था, लेकिन जो हड़प्पाई लोग थे, भाई जब खेती होगी तो अनाज भी तो होगा, वो खाना क्या करते थे, वो अनाज खाते थे। पता कैसे चला सर, हमें पता चला दानों से, यानी हमें दानों से पता चला कि वो अनाज खाते थे। यानी इससे पहले क्या बात करी, वो लोग कृषि करते थे, जब कृषि करते थे तो दानों का प्रयोग करते थे, तो दानों से ही हमें पता चला कि वो लोग अनाज खाते थे। क्या अनाज खाते थे? नहीं। जब आज के लोग जो हैं, जब वो मांस का भक्षण करते हैं तो उस टाइम भी लोग करते थे, तो उस समय लोग क्या करते थे, पशु पक्षी भी खाते थे। अब ये कैसे पता चला, जब अनाज खाते थे तो दानों से पता चला, पशु पक्षी खाते थे तो फिर वो हमें हड्डियों से पता चला। तो इससे हमें हड़प्पाई लोगों के भोजन की जानकारी का पता चलता है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, चलिए हमने क्या बोला, खेती किया, सिंचाई के लिए शोरतुगही नामक पुरा स्थल से नहर का प्रयोग किया। अब जब खेती करने लगे तो अनाज का प्रयोग हुआ, अनाज के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, पशु पक्षी की मांस भी खाते थे, वो हमें हड्डियों से पता चला। लेकिन किस में खाते होंगे बेटा, बर्तन में, बर्तन में खाते होंगे ना। तो जब ये बर्तन में खाते तो बर्तन किससे बनाए जाते थे, तो ये बर्तन बनते थे पत्थरों से, ये बर्तन बनते थे धातुओं से, ये बनाए जाते थे मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसका मतलब हड़प्पाई लोग जो होते थे वो बर्तन का प्रयोग करते थे, और बर्तन किससे बनाए जाते थे, ये बर्तन मिट्टी के होते थे, पत्थर के होते थे, और यहां तक कि ये धातु के होते थे। जैसे अगर मैं बात करता हूं बलुआ, तो बलुआ पत्थर से बनी हुई क्या होती थी, चक्कियां। यानी हड़प्पाई लोगों की जो चक्कियां होती थी वो किससे बनाई जाती थी, वो बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले, अभी हमने बात ही करा, चैप्टर की शुरुआत में ही बात कर लिया कि सर हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया शहर है, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है, खोजा गया हड़प्पा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण शहर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। इतना समझ में आ गया? यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। उसके बाद कहता है सर इतना महत्वपूर्ण है क्यों है, तो सुनिए, ये नियोजित शहर है, प्लानिंग करके बनाया गया था। ठीक है ना, जब प्लानिंग करके बनाया गया तो यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यानी मोहनजोदड़ो जो कि एक नियोजित शहर है, यहाँ की गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इतना क्लियर हो गया? चलो एक चीज तो हमें पता चला, मकान किससे बने होते थे, तो मकान उनके पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, और उनका जो वो निचले हिस्से में थे, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी जल निकासी प्रणाली। यानी मोहनजोदड़ो की सबसे सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो जल निकासी प्रणाली थी। इसका मतलब गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। इतना क्लियर है बच्चा? आगे चलिए। ओके, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के दुर्ग की। अब दुर्ग है तो मैंने क्या बताया, मोहनजोदड़ो को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, यानी दो भागों में बांट दिया। एक भाग छोटा है जो अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है, जो कि किस पे, चबूतरों पे बनाया गया है। एक भाग बड़ा है जो नीचे बनाया गया है, जो ऊंचाई पर बनाया गया उसे दुर्ग बोला गया, जो बड़ा एरिया नीचे बनाया गया उसे निचला शहर बोला गया। तो दुर्ग की भी तो विशेषताएं हैं। तो दुर्ग की पहली विशेषताएं हैं विशाल स्नानागार, विशाल जलाशय। यानी कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग की पहली विशेषता है विशाल स्नानागार। और यही नहीं, बल्कि पहली विशेषता तो है ही, बल्कि दूसरी विशेषता है माल गोदाम। यानी मैंने क्या बताया कि मोहनजोदड़ो की दो संरचनाएं जो बनाई गई थी, एक संरचना का नाम था जो कि पहला विशाल स्नानागार, और दूसरी संरचना का नाम क्या था बेटा, माल गोदाम। और इसका प्रयोग जो होता था वो कैसे किया जाता था, इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता था। यानी कि इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता था, सार्वजनिक, सभी लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे कि हड़प्पाई सभ्यता में, कि हड़प्पा के कुछ श्वाधान यानी मरने के बाद जब उनको क्या किया जाता था, उनको दफनाया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा के जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसे क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और एक प्रकार के गर्त है, गर्त में दफनाया जाता था, जहां पर शवों के साथ दैनिक प्रयोग की कुछ अन्य वस्तु रखी जाती थी। क्या बेटा, जब किसी की मृत्यु होती थी
तो मृत्यु के बाद उसे दफनाया जाता था, और जब दफनाया जाता था तो उनके साथ दैनिक प्रयोग होने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। आगे देखिए, उसके बाद हड़प्पाई। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प का प्रयोग करते थे, शिल्प बनाते थे। अब शिल्प में क्या बनाते थे? मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहरे, बाट बनाना आदि शामिल थे। तो इसका मतलब शिल्प में वो क्या करते थे? शिल्प में ध्यान दीजिए, मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु क्रम, मोहरे और बाट बनाना, ठीक है ना, आदि शामिल थे। शंख, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर शंख से क्या बनाई जाती थी? चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी, ऐसे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। तो मैंने आप लोगों को जो बताया वो शिल्प के बारे में बताया, ठीक है ना। और शिल्प उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता था? चन्हुदड़ों में। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि आप लोगों के लिए कि शिल्प का सबसे ज्यादा जो होता था कहां पे? चन्हुदड़ों में होता था, और ये सब चीजें बनाई जाती थी। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, कहता है कि शिल्प उत्पादन में केवल स्थानीय माल का ही प्रयोग नहीं होता था। जब शिल्प बनाया जाता था तो हड़प्पाई लोग अपने ही स्थानीय से ही उत्पादन माल का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि यहां पर पत्थर, अच्छी लकड़ी, धातु आदि कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे। ये सभी चीजें कहां से मंगवाने पड़ते थे? बाहर से। इसका मतलब जब शिल्प का उत्पादन किया जाता था तो हड़प्पा में ही स्थानीय ही माल का प्रयोग नहीं ये तो किया ही जाता था, बल्कि कई ऐसी चीजें होती थी जो बाहर से मंगाई जाती थी। क्या क्या मंगवाया जाता था? जैसे पत्थर मंगाए जाते थे, अच्छी लकड़ी, धातु आदि कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे। यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनिए। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि पुरातत्वविद ने राजस्थान के खेतड़ी, राजस्थान में एक क्षेत्र है उसका नाम है खेतड़ी, और खेतड़ी की संस्कृति, खेतड़ी की ही संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। याद रखिए, क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि भाई गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस क्षेत्र को कहा गया? तो किसे कहा गया बेटा? ये कहा गया राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र को कहा गया। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, उसके बाद मेसोपोटामिया। अब कहोगे सर मेसोपोटामिया, हम तो पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता जब चल रही थी तो उसी के समकालीन था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी कि इराक, और हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मेसोपोटामिया के लेखों में, जब मेसोपोटामिया को जब लेखों में क्या वर्णन किया गया कि उस समय वो लोग हड़प्पाई, उस समय वो लोग हड़प्पाई क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। यानी मैंने क्या बताया कि मेसोपोटामिया के लेखों में जब वहां उस समय हड़प्पाई लोगों को किसका नाम से पुकारते थे? तो ये पुकारते थे मेलुहा के नाम से। यहां से मेसोपोटामिया में, हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया में कार्निलियन, ठीक है, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना आदि पदार्थ भेजे जाते थे। यानी हड़प्पा, उस समय जब हड़प्पा सभ्यता थी और इधर कौन था? आप लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता थी, और वो एक दूसरे के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे, आयात निर्यात करते थे। और क्या क्या चीजें भेजी जाती थी? तो भेजते थे कार्निलियन, भेजते थे लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना, ये पदार्थ को भेजे जाते थे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं हड़प्पा की लिपि। ओके, अभी हमने शुरू में पढ़ा था ना कि हड़प्पा की जो लिपि थी वो क्या थी? यानी हड़प्पा की लिपि जो थी उसे पढ़ी नहीं गई थी। किसमें वर्णन किया गया था? तो ये वर्णन किया गया था मोहरे में। और मैंने आपको बताया ये लिपि रहस्यमयी थी। क्यों रहस्यमयी थी? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है ना। आगे ध्यान दो। अब कहता है कि हड़प्पा लिपि वर्णमाले ना होकर चित्रमयी थी। इसका मतलब कहोगे सर क्यों नहीं पढ़ी गई है? क्या कारण है नहीं पढ़ी गई? बेटा इसलिए नहीं पढ़ी गई क्योंकि वो क्या है? चित्रमय है, वर्णमाले नहीं है। चित्र को देखा, अच्छा ये चित्र है, उसी से वो आइडिया लगाते थे। अब भाई आज के टाइम तो हम पढ़ लेते हैं ना कि आम वर्णमाले है, हमने पढ़ लिया। लेकिन हड़प्पा की जो लिपि होती थी वर्णमाले नहीं, क्या थी? चित्रमय थी। मुस्कुराओ नहीं, चित्रमय थी। आगे ध्यान से सुनो। उसके बाद ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी।
ये कहां पे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो शासक है, जो राजा है, ठीक है ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो राजा होते थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब बड़ी सोचने वाली बात है, सर क्या हड़प्पा सभ्यता को राजा चलाया जाता था? राजा के द्वारा चलाया जाता था? क्या एक ही था जिसकी अहम भूमिका थी? तो ये बड़े सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में शासक जो राजा था वो अपनी क्या करता था? वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सभी जटिल निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते थे। सभी फैसला, सभी न्याय, सभी निर्णय किसके द्वारा? राजा के द्वारा लिया जाता था। ओके बच्चा, चलो सर, हमने तो ये चीज समझ में आ गया। कृषि करते थे, जानकारी मोहरों से पता चली, काल का पता चला, शिल्प उत्पादन का पता चला, बर्तनों का पता चला। लेकिन सर इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी बुद्धिशील सभ्यता, इतने ज्ञानी लोग, लेकिन सर ये पतन कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया? तो बात करते ना इसके बारे में कैसे हुआ, लेकिन अभी हमें इसके बारे में क्लियर नहीं है। बताया जाता है कि क्या कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। तो चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। एक लिखा है इसमें जलवायु में परिवर्तन। अब जलवायु में परिवर्तन या तो सूखा पड़ गया होगा या बाढ़ आ गई होगी, लेकिन ज्यादा कहने के लिए कहा जाता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई। बाढ़ के साथ आपको पता है जब नदी आती है तो अवसाद लाती है, और जब अवसाद लाती है फिर क्या हुआ? सारे के सारे जितने भी शहर थे वो एक अवसाद के नीचे दब गए। तो पहला कारण तो बताया जाता है कि या तो जलवायु परिवर्तन हो गया, उसके बाद लगातार जैसे बाढ़ आ गई, नदियों का सूखा पड़ जाना, अपना मार्ग बदल लेना, क्योंकि नदी क्या करती है? विसर्प होती है, मार्ग बदलती है, तो कभी उसका मार्ग बदल लेना हड़प्पा सभ्यता के अंत का, उसके पतन का कारण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सही बात है सर, किसी ने तो करी होगी, बिल्कुल करी है। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी की खोज किसने करी, तो सिंधु घाटी की खोज यानी हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा की खोज हुई थी, किसकी खोज बेटा? अगर मैं बात कर रहा हूं हड़प्पा, तो हड़प्पा की जो खोज करी थी उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था बेटा? दयाराम साहनी। ओके, ये कब करी गई? तो इसे किया गया था सन 1921 में। यानी हड़प्पा शहर की जो खोज हुई थी वो किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी, सन 1921 में करी। और आप ये देख रहे हैं ये हैं आपके दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने ही क्या किया? यानी हड़प्पा की खोज करी। ठीक अगले ही साल सन 1922 में किसकी खोज हुई? तो अब खोज करी गई मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज की गई? तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई। जब मोहनजोदड़ो की खोज की गई तो इन्हें भी तो किसी ने किया होगा, तो ये किया था राखलदास बनर्जी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी। अब देख रहे होंगे राखलदास बनर्जी ने जो थी इनकी खोज करी, और इसकी खोज कब करी थी? सन 1922 में। तो देखिए वही लिखा हुआ है क्या कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दो पुरातत्वविद थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन इनके ऊपर भी एक डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। यानी जॉन मार्शल, एक तरफ दयाराम साहनी, एक तरफ राखलदास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। ये बात पता लगी किसको? जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल ने सन 1924 में घोषणा कर दी कि जरूर एक सभ्यता थी और उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब करा? 1924 में। अब देखिए जॉन मार्शल, मैंने बताया ना आप लोगों को कि जॉन मार्शल एक पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा एक चीज को समझिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि खुदाई में लाजवर्द मणि, जैस्पर, ठीक है, चालसेडनी, अन्य पत्थरों से बने छोटे छोटे आकार वाले मिले। मैके के अनुसार या तो पूजे जाने वाले, बताया जाता है मैके के अनुसार, ये जो चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र है, कहा जा रहा है कि शिवलिंग थे, या फिर पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों का प्रयोग है, मोहरे हैं। तो यानी किसी मैके ने कहा जी ये तो शिवलिंग है, लेकिन किसी ने ये कहा कि नहीं नहीं ये तो एक पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में प्रयोग होने वाली मोहरे हैं।
तो दो महरों को देख करके दो अलग अलग बातें कही गई, ठीक है ना। उसके बाद सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी, याद रखिए, मातृ देवी और आद्य शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? वो शिव की पूजा करते थे, आद्य देवी की पूजा किया करते थे। और यही नहीं, जब उसके विभाजन के बाद भाई देश का विभाजन हुआ, तो मैंने क्या बताया, क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, तो यही चीज बताया गया कि विभाजन के बाद सिंधु सभ्यता, विभाजन के बाद सिंधु सभ्यता के पाकिस्तानी क्षेत्र में आ गए। इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थल को खोजने का प्रयास किया और कई स्थल को खोज निकाला, और ये खोज कार्य आज भी जारी है। तो इसका मतलब देश का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद से क्या हुआ कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तानी देश में, और फिर भारतीय पुरातत्वविदों ने और खोज निकाला, और कई ऐसे शहर, हड़प्पाई शहर जो हैं वो हमारे क्षेत्र, हमारे देश में भी पाए गए। तो आज भी ये खोज जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा एक छोटा सा इंट्रो समझ में आया होगा, क्योंकि इस इंट्रो के जरिए ही मेरी आने वाली वीडियो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी, ताकि इसमें हर एक बच्चा, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, वो उसको बहुत ज़्यादा, उसको आसान भाषा में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जब मैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता लेके आऊँगा, तब आप लोगों को एक एक चीज, एक एक डाउट, सारी चीजें क्लियर करता हूं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज अब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक इस इंट्रो को पढ़ करके वो पहले चैप्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऑल द बेस्ट।